ही मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा पैसेज, यानी ये देखा जाए तो हिंदी का पद्यांश से लिया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना नंबर का ये रहता है? 6 नंबर का रहता है। आज 6 नंबर आपका पक्का होकर जाएगा। ये देखा जाए तो 2024 सेट नंबर 3 801 HC सेट नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पूछ सकते हैं, देखिए ये आपका सेकेंड नंबर का पद्यांश का अथवा करके दिया गया है। अब इसको क्या दे रखा, आपको पैसे दे रहेगा, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछेगा, आपका 6 नंबर बन जाने वाला है। क्या दे रखा है? फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उससे एक बच्ची बूढ़ा गाता यह पद, दुहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ। मतलब इस पैसेज को ऐसे इतना दिया गया, इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा मतलब इस कविता के कवि के बारे में बताना पड़ेगा और शीर्षक के बारे में, मतलब संदर्भ लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या तुम्हें करके स्पष्ट करना पड़ेगा। ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। ये हो जाएगा 2 + 2 4 नंबर। फिर क्या दे रखा है? मतलब जो अंडरलाइन किया गया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये लास्ट में दे रखा ना यहाँ पर 4 लाइन। 4 लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर क्या दे रखा? कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है? ये भी आपको कितना नंबर हो जाएगा? 2 + 2 यानी 6 नंबर। इस तरह से देखा जाए तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे हेडिंग वगैरह अच्छे तरीके से डाल के लिख देंगे ना, तो आपका भन्न से नंबर मिल जाने वाला है। क्या लिख रखा है? ध्यान से सुनिए। लिखा है प्रस्तुत। ठीक है, पहले संदर्भ ऐसे, पहले प्रश्नोत्तर ऐसे डालना पड़ेगा और उससे पहले आपको संकेत डालना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा आप हट के लिखेंगे तो आप हट के भी नंबर पाएंगे। ठीक है, देखा जाए तो इतने लड़के लोग हैं, सब ऐसे ही लिख रहे हैं, बट आपका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा फूल झरता डैश 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 बैठा हुआ, प्रश्नोत्तर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या लिखा? संदर्भ। पहला हेडिंग डालेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित भाषा एकमात्र अनंत है। इतना चीज ये देखा जाए तो डबल इन्वर्टेड कामा में और ब्लैक पेन से आप लिखिएगा। भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। इसके रचयिता, मतलब इसके रचयिता कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। यदि कहानी आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो इसके रचयिता तुम्हारे पास क्या होना है? अशोक। ये क्या लिख दिए जी? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? वाजपेयी जी, पेई जी हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर भर दीजिएगा। ये दो, ये हो सके तो अंडरलाइन कर देंगे, नहीं करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। दोबारा सुनिए क्या लिख रखा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। इतना आपका 2 नंबर दिला देगा आराम से। ठीक है, फिर क्या दे रखा? रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो 4 लाइन अंडरलाइन किया गया ना था, उसी को आपको अच्छे से यहाँ से व्याख्या करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा है, कवि जी कहते हैं कि हमें प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो रही है। मतलब जो प्राचीन, हमें भी देखो करते हैं डायनासोर यहाँ निकल गए, ये हो गया वो हो गया, खुदाई से ही तो पता चलता है। भूगोल और इतिहास के जरिए हमें पता चलता है सारी चीज जानकारी। ठीक है, वही चीज बोला रहा है, जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो रहा है। उस समय भी कोई एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब उस समय भी क्या कर देते, कोई एक वृद्ध व्यक्ति जब पद गुनगुनाता था तो घर के ही अन्य व्यक्ति लोग बैठकर उसी पद के गुनगुनाते थे। ये होता था पहले। देखो एक अच्छे गांव के में एक अच्छे व्यक्ति रहते थे, मतलब जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान रहता था। वो जब ज्ञान अपना बांटते थे तो लोग आराम से बैठ के उनकी ज्ञान की बातों को सुनते थे, अपने जहन में उतारते थे और उसी के अनुसार अपने जीवन में यदि उतारते तो उसी अनुसार अपना काम करते थे। दोनों सब लोग संपन्न रहते थे। ठीक है, तो यही चीज कह रखा है, जब कोई, ठीक उस समय भी कोई एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा व्यक्ति, जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर घर, मतलब
उस एरिया में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे, घर के एक ही अन्य व्यक्ति, ठीक है, अन्य व्यक्ति भी क्या करते, लोग बैठकर उस पद को गुनगुनाते थे। जिस समय अपने यहाँ देखा जाए तो कथाएं की जाती हैं, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, लोग देखा जाए तो क्रिश्चियन मुस्लिम सब में देखा जाए तो अच्छी बात कहने वाले कोई एक व्यक्ति रहते हैं और सुनने वाले उसे बहुत सारे रहते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, गुनगुनाते हैं। उसी माध्यम से भाषा आज तक चलती चली आ रही है और वो ज्ञान बूढ़े व्यक्ति अपने आदमी को देते हैं, फिर वो अगली पीढ़ी को देता है। इसी चले से क्या हो रही है, भाषा आज तक चलती चली आ रही है। अतः भाषा की विद्यमानता किसी न किसी रूप से सदैव रही है, ठीक है, विद्वानता सदी रही है। वो तो अलग कोई भी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो या फारसी, कोई भी हो, ठीक है, चाहे अपने देश में चाहे किसी अन्य देश में, किसी न किसी के द्वारा अच्छी बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इतना करना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा है, फिर क्या दे रखा है, इससे क्वेश्चन क्या दे रखा, कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं। आपको तीसरा नंबर आपको अच्छे हेडिंग डालनी पड़ेगी, जैसे प्रश्नोत्तर थर्ड। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की अन्य सभी वस्तुओं को नश्वर मानते हुए भाषा को एक, ठीक, भाषा को एक अनंत बताया है। मतलब ये जो दिया गया है इसी को अनंत बताया हुआ। तो दोबारा सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की अन्य सभी वस्तुओं को नश्वर मानते हुए भाषा को एक अनंत बताया। यदि देखा जाए तो सही भी है, भाषा एक अनंत है, उसका कभी भी खात्मा नहीं होने वाला है। उसका थोड़ा बहुत बोलने का ढंग तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट ये देखो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इतना चीज़ आप लिखेंगे मेरे भाई ना तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से लिखना ही पड़ेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहले का आंसर हो गया। ये रेखांकित अंश की व्याख्या का ये आपके सामने तीसरे का, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।